स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके लिए कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन कक्षा लेके आए हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, पार्ट जो चल रहा था, लेसन नंबर 6 केंद्र सरकार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और इसमें फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, दोहरान कर देता हूँ कि जो अंक है 7 नंबर का, यहाँ से एक 7 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने जो सरकार के 3 अंग बताए थे, पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो ये 3 अंग जो बताए, उनमें व्यवस्थापिका का जो है वो हमने पढ़ लिया था। कार्यपालिका चल रही थी। कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की हमने बात कर ली थी, राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में हमने बात कर ली थी। और अब हम जो तीसरा पॉइंट है हमारा राष्ट्रपति का जो चल रहा है, तो राष्ट्रपति को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि कौन सी होगी। जो पदच्युति की विधि लिख लीजिएगा आप। पद से हटाने की विधि या प्रक्रिया तो देखिए, इसमें ऐसा है कि राष्ट्रपति को जो पद से हटाने की विधि या जो प्रक्रिया है, उसे हम महाभियोग प्रक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? महाभियोग प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब महाभियोग प्रक्रिया के अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इस इंडियन या भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 में ये कहा गया है या ये बताया गया है, या राष्ट्रपति की जो महाभियोग प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। और इसमें साफ साफ बताया गया है कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, तो उसे महाभियोग प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो और जब भी महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पे लगाई जाती है, तो 14 दिन पूर्व जब प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ठीक है, संसद में जब प्रक्रिया स्टार्ट होगी, उससे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को अवगत करवाया जाएगा। अवगत का मतलब होता है उसको सूचित किया जाएगा। ठीक है, उसे सूचना दी जाएगी कि हम इस प्रकार का एक विधेयक, ठीक है, या एक प्रक्रिया आपके खिलाफ ला रहे हैं संसद में, जिससे कि अपने बचाव पक्ष में वो भी कोई सबूत वगैरह इकट्ठा कर सके। तो देखिए, इसमें समझते जाएं। तो जो ये महाभियोग प्रक्रिया है, पद से हटाने की विधि या प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। और ये संविधान में अनुच्छेद 61 में यह प्रक्रिया को बताई गई है, दर्शाई गई है। अब देखिए, ये जो महाभियोग है अब किस प्रकार लगाया जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो महाभियोग है, सबसे पहले संसद में लाया जाता है। किसमें? संसद में लाया जाता है। और संसद के 3 अंग मैंने बताए थे। एक तो क्या बताया? राष्ट्रपति, ठीक है, और एक क्या बताया था मैंने? एक लोकसभा, और एक क्या बताया? राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन यहाँ पे बात करें हम महाभियोग संसद में, तो संसद के जो 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, ठीक है, संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद के 2 सदन हैं। ये दोनों सदन राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में समान रूप से भाग लेते हैं। अब महाभियोग प्रक्रिया कैसी होती है ये मैं बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने बताया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पूर्व 14 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि हम आपको पद से हटाने के लिए इस प्रकार की विधि ला रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिएगा कि लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई। लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई, और यह महाभियोग, ठीक है, जो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है, उससे जो प्रस्ताव है, महाभियोग का जो प्रस्ताव है, प्रक्रिया है, उसको लागू करने के लिए जिस सदन में हम ला रहे हैं उसका 1/4 सदस्य संख्या, ठीक है, का बहुमत होना चाहिए। 1/4 सदस्य संख्या अगर सहमत हो जाते हैं कि
राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है। तो 1/4 सदस्य अगर बहुमत के तौर पे ये साबित कर देते हैं कि संविधान में ये जो प्रक्रिया है वो उसका उल्लंघन हुआ है, तो राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। तो लोकसभा में लाने के लिए 1/4, फिर लोकसभा में अगर वो महाभियोग की प्रक्रिया पारित हो जाती है 2/3 या 2/3 सदस्य के द्वारा पारित हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद में उसी प्रक्रिया को, उस प्रस्ताव को या उस विधेयक को कहां पे, राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में भेजने के बाद में क्या होगा कि जो दूसरा सदन है, संसद का जो दूसरा सदन है, ठीक है, राज्यसभा, तो वह क्या करती है कि इसकी जांच करवाती है। क्या करवाती है? महाभियोग प्रक्रिया की जांच या तो स्वयं करेगी या कोई एक विशेष समिति बना के जांच करवाई जाती है, और वह जांच अगर सही पाई जाती है, जांच अगर वास्तव में सही पाई जाती है तो 2/3 बहुमत के आधार पे राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को संपन्न किया जा सकता है। और जैसे ही ये जांच अगर सही सिद्ध पाई जाती है दूसरे सदन के द्वारा, तो उसी सदन से, जैसे दूसरे सदन से बहुमत मिल जाता है 2/3 सदस्यों के द्वारा, तो उसी सदन से क्या होगा, उसी दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। और राष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाता है तो ऐसे में क्या होगा, राष्ट्रपति का जो पद होता है एक सम्मानीय पद होता है, तो वह क्या है कि इसको कि खाली नहीं छोड़ सकते। तो इसे उपराष्ट्रपति जो हमारा होता है वो जब तक नया राष्ट्रपति चुना जाता है तब तक क्या होता है कि तब तक उपराष्ट्रपति उस पद पर, राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया हो गई है, एक बार आप इन्हें उतार लें। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया समझा दी गई है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर इस महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि लोकसभा में सबसे पहले लाया जाए, सबसे पहले कोई से भी सदन में ला सकते हैं, ठीक है, राज्यसभा में ला सकते हैं, और दूसरा एक सदन में लाया जाएगा, दूसरे सदन में क्या हो जाएगी, ये इससे की जांच, दूसरा सदन जांच करेगा, जांच करने के आधार पे अगर सही सिद्ध पाई जाती है प्रक्रिया तो उसी दिन से राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। अब पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां की राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है? वैसे सामान्य तौर पे 2 प्रकार की शक्तियां होती है राष्ट्रपति के पास, एक सामान्यकालीन शक्तियां और एक आपातकालीन शक्तियां। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो राष्ट्रपति की शक्तियां 2 प्रकार की हो गई हैं। कौन कौन सी बताई मैंने? राष्ट्रपति की शक्तियां 2 प्रकार की हो गई, एक सामान्यकालीन और एक आपातकालीन। नंबर 1 सामान्यकालीन, नंबर 2 आपातकालीन। आपातकालीन, ठीक है, 2 प्रकार की शक्तियां हुई है, सामान्यकालीन, आपातकालीन। आपातकालीन की जो शक्तियां हैं उनको भी 3 अनुच्छेदों में बांटा गया है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, ठीक है, ये आर्टिकल्स हो गए हैं, अनुच्छेद हो गए हैं। तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम सामान्यकालीन की शक्तियों की चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इस सामान्यकालीन की जो शक्तियां हैं उनमें हम 6 प्रकार की शक्तियों का क्या करेंगे, यहाँ पे 6 प्रकार की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 जो शक्ति होगी हमारी कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति। नंबर 2 होगी विशेष व्यक्तियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा विशेष व्यक्ति कौन कौन से चुने जाते हैं वो। तीसरी है वैदेशिक क्षेत्र की शक्ति की, विदेशों में जो भी संधि या समझौते वगैरह होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, ठीक है। और चौथी है सैनिक क्षेत्र में शक्ति। सैनिक क्षेत्र में होता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, 3 सेना थल, जल और वायु, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च पदाधिकारी माना जाता है। तो उससे संबंधित शक्ति कैसी है। और 5वीं है सदस्य को मनोनीत करने की। सदस्य कौन से? संसद में सदस्य। राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 14 सदस्य मनोनीत करता है, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य। फिर जो 6ठी है विधेयक पर निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग, ठीक है, या वीटो पावर। तो सबसे पहले हम सामान्य प्रकार की शक्तियों की चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो नंबर
नंबर वन क्या बताया मैंने, कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति। तो लिखिए आप, कार्यपालिका, कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति, कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति। तो आप इसमें लिखना स्टार्ट करें। इसमें संघ की कार्यपालिका, इसमें संघ की कार्यपालिका, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति, शक्ति राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में होगी, राष्ट्रपति में। ठीक है, और मैंने बताया भी था कि अनुच्छेद 52 में ये कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी कहा बताया था कि अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि प्रशासनिक या जो कार्यपालिका शक्ति है इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। एक विशेष बात है, नोट है कि शासन का समस्त कार्य या सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा। ठीक है, तो मैंने ये चीज भी आपको पहले बता दी थी, लेकिन नोट के रूप में मैं फिर से यहाँ पे लिखवाया जा रहा हूँ कि हमारे देश में वास्तविक जो कार्यपालिका है, ठीक है, वास्तविक जो कार्यपालिका है तो वो तो वास्तविक तो क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के रूप में, और जो औपचारिक के रूप में है वो है राष्ट्रपति के रूप में। तो काम तो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, सारा काम जो भी संधि समझौते विदेशों से जो भी हो रहे हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। लेकिन काम करने वाले, एक्चुअल में काम करने वाले कौन कौन है, एक्चुअल में काम करने वाले प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद है। तो लिखिए, इसमें नोट में लिखिए कि शासन की समस्त, शासन की समस्त या सभी, शासन की समस्त या शासन की समस्त या सभी, यहाँ पे कहा आएगा शासन का समस्त या सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा, के नाम से होगा, के नाम से होगा। ये पहली शक्ति हो गई है। अब दूसरी शक्ति पढ़ेंगे कि विशेष व्यक्तियों की नियुक्ति, विशेष व्यक्तियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा विशेष व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, और वो विशेष व्यक्ति कौन कौन से हैं उस पर भी चर्चा हो जाएगी। दूसरी जो शक्ति है, विशेष व्यक्तियों की नियुक्ति, विशेष व्यक्तियों की नियुक्ति। इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति होती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोकसभा है वो अपने में से एक लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है, और फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर अन्य मंत्रियों की या अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। तो लिखिए, इसमें प्रधानमंत्री राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपाल उच्चतम या उच्च न्यायालय
उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, विदेशों में राजदूत, विदेशों में राजदूत, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के विशेष व्यक्ति हो गए, विशेष पदाधिकारी हो गए हैं प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक और विदेशों में राजदूत होते हैं। उन राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब जो तीसरी जो शक्ति है, पहली शक्ति हमने क्या पढ़ी, इसके राष्ट्रपति की कार्यपालिका या प्रशासक शक्ति। दूसरी जो पढ़ेंगे विशेष व्यक्तियों की नियुक्ति। तीसरी जो है वैदेशिक क्षेत्रों में शक्ति। तो इसको आप एक बार उतार लीजिएगा, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं इस पे, साथ साथ पढ़ते जाएं, समझते जाएं, लिखते जाएं। वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति तीसरी है। वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, वैदेशिक क्षेत्रों में शक्ति। विदेशों से संधियां, लिखिए इसमें, विदेशों से संधियां या समझौते, विदेशों से संधियां या समझौते, समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, अब ये विदेशों में वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति हो गई है कि विदेशों से संधियां, ठीक है, विदेशों से संधियां या जो भी समझौते होते हैं, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, ठीक है, जो भी संधियां और समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अब चौथी जो शक्ति है वो है कि सैनिक क्षेत्र में शक्ति। चौथी जो है वो सैनिक क्षेत्र में शक्ति। लिखिए, सैनिक क्षेत्रों में शक्ति। अब सैनिक क्षेत्र में शक्ति क्या होगी? राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। क्या होता है? प्रधान। समस्त सेना कौन सी होता है? थल, जल और वायु। ये तीन जो सेनाएं होती हैं, हमारी जो तीन सेनाएं होती हैं, थल, जल और वायु, ठीक है, इन तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। इसलिए राष्ट्रपति को कोई विशेष शक्ति प्रदान की, इस शक्ति का प्रयोग कानून के अनुसार करता है। अब ये नहीं है कि तीनों जो सैन्य क्षेत्र हैं, उन तीनों सैन्य क्षेत्रों को, ठीक है, तीनों सैन्य क्षेत्रों में विशेष शक्ति या इसको प्रधान बना दिया गया है, विशेष शक्ति प्रदान की गई है या राष्ट्रपति को प्रधान सेनापति बना दिया गया है, तो वह अपनी मनमर्जी से इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के अनुसार जो भी ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो इसमें सैन्य क्षेत्र में लिखिए कि राष्ट्रपति भारत की समस्त
सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग संविधान या कानून के अनुसार करेगा। ये वही है कि तीनों जो सेनाएं होती है उनका समस्त प्रधान या जो मुख्य जो होता है वो राष्ट्रपति को बनाया जाता है। उसके बाद इस शक्ति का प्रयोग कानून के अनुसार करता है, ठीक है, अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति की 4 शक्तियां हो गई हैं, 2 शक्तियां और हैं। उन 2 शक्तियों को हम आगे वाली जो कक्षा हमारी होगी उसमें हम पढ़ेंगे। तो आज तक इतना ही। अब इसमें आपके लिए 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो 2 क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं, आप 2 क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति की शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? राष्ट्रपति की शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? नाम लिखिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है और 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन 2 नंबर का बनता है। राष्ट्रपति की शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रपति की सैनिक क्षेत्र की शक्ति का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति की सैनिक क्षेत्र की शक्ति का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लगातार अपना अध्ययन जारी रखें। और कहीं भी आपको दिक्कत आए तो अपना वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अपनी किताब में जो भी मैटर है, किताब में जो भी लेसन है उनमें देख सकते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।